आ गया। जैसे हमने विलेन देखा था, कोई मान लीजिए कहीं पर क्या है, कोई विलेन है, तो अगर विलेन है तो उसमें कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, पहचान के लिए जिसको घोला जाता है, समझ रहे हैं, वो क्या है? विलेय। जिसमें घोला जाता है, ठीक है, विलायक। या मात्रा के हिसाब से तो जो ज़्यादा हो, यही तो, वो विलायक, जो कम हो वो विलेय। ठीक। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोलाइडी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, विलेन की जगह पर क्या तैयार कर रहे हैं? कोलाइडी विलेन। तो चीज़ें वही हैं, आप चाहे विलेन तैयार करो चाहे कोलाइडी विलेन तैयार करो, कोलाइडी विलेन भी तो विलेन का ही एक फॉर्म है। तो चीज़ वही है, उसमें भी दो चीज़ें होनी चाहिए, एक विलेय और एक विलायक। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि उसके नाम बदल दिए गए हैं। उसमें क्या कर दिया गया है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय को क्या कह दिया गया? प्रावस्था कह दिया गया। और इसको क्या कह दिया गया? माध्यम। ठीक है, ये कौन सी प्रावस्था? परिक्षिप्त। और ये परिक्षेपण माध्यम। सेम वही चीज़ है, जिसमें कोई पदार्थ घोला जाएगा क्या कहलाएगा? परिक्षेपण माध्यम। जिसको घोला जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। या सीधी सी बात है, जो कम मात्रा में होगी प्रावस्था, जो ज़्यादा मात्रा में होगा माध्यम। जैसे यहाँ पर आप क्या देखते हो, कहते हैं माध्यम है। कौन सा माध्यम है? वायु है। तो यहाँ पर क्या है? वायु है ना, तो वायु को माध्यम कहा जा रहा है। इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो हमारी चीज़ के लिए आवश्यक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ध्वनि को क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए ले जाने के लिए। तो जो चीज़ ले जा रही, कौन सी चीज़ ले जा रही है? यहाँ से वायु ही तो ले जा रही। तो इसका मतलब वायु क्या हो गया? ध्वनि के लिए एक माध्यम हो गया। तो माध्यम का मतलब है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं। आपको यहाँ से मान लीजिए कहीं जाना है, सीतापुर जाना है, क्या करोगे? किसी ना किसी चीज़ की सहायता से जाओगे। साइकिल से जाओ, ठीक है, बाइक से जाओ, कार से जाओ, ट्रक से जाओ, टेम्पो से जाओ, बस से जाओ। तो ये सब क्या है? माध्यम ही तो हैं, जो हमको हमारा मेन सपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। वो चीज़ क्या कहलाती है? माध्यम कहलाती है। जो बैठ कर जा रहा है, जैसे हम बैठ कर जा रहे हैं, तो हम क्या हो गए? उसके हिसाब से प्रावस्था। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पर है। विलेन में ये हिस्से, कोलाइडी विलेन में ये हिस्से। तो आपने परिक्षेपण माध्यम लिख लिया था शायद ना। अब परिक्षिप्त प्रावस्था लिखनी है। तो इसमें भी वही है कि जो पदार्थ क्या होगा? घुला हुआ होगा, यानी जिस पदार्थ को घोला गया होगा क्या कहलाएगी? परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगी। या जो पदार्थ कम मात्रा में होगा क्या कहलाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा। तो लिख लीजिए जरा, इसको लिखिए। वह पदार्थ जो किसी पदार्थ में घुलकर, वह पदार्थ जो किसी पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ में घुलकर कोलाइडी विलेन बनाता है, कोलाइडी विलेन बनाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। अर्थात जो विलेन में कम मात्रा में होता है, विलेन में कम मात्रा में होता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जैसे
जैसे जिलेटिन को पानी में घोलकर प्राप्त कोलाइडी विलेन में जिलेटिन परिक्षिप्त प्रावस्था तथा पानी परिक्षेपण माध्यम होगा। ठीक, अब अगली हेडिंग है स्कंदन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्कंदन। इसी को अवक्षेपण भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन। ठीक है, पीपीटी अवक्षेप जमा होना, ये चीज़ इसको बोलते हैं। देखिए मेन हेडिंग स्कंदन ही है, क्या क्या बोलते हैं वो हम बता दे रहे हैं। स्कंदन को अवक्षेपण भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे कोई विलेन लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो जो तली में बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन या फिर कोआगुलेशन बोलते हैं। अब देखिए है क्या ये, तो ज़रा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए इसको। कि मान लीजिए, ठीक है, हमने क्या किया, दूध ले लिया। ठीक है, कहीं पर भी एक पात्र में हमने क्या लिया, दूध लिया। अब आपने देखा अगर दूध में हम क्या कर दें, नींबू निचोड़ दें, फट जाएगा। ठीक है, फटने से मतलब क्या है, अगर हमने इसको निचोड़ दिया तो आप देखेंगे गाढ़ा पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो सारे के सारे घुले हुए थे वो जुड़कर एक बड़ा अणु बना लिया और कहाँ बैठ गए, तली में बैठ गए, विलेन आपका ऊपर रह गया। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरा पदार्थ लिया, पेंट ले लीजिए, इमल्सन। पेंट का मतलब दीवार पे करने वाली नहीं, क्योंकि वो तो पानी में घुलती ही है, दरवाजे पे करने वाली लीजिए, इसको इमल्सन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दरवाजे पे करने वाली वो काहे में घुलती है, तेल में। मिट्टी का तेल लें या तारपीन का तेल लें, अगर उसको पानी में घोल दें तो क्या होगा, आपने देखा होगा नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी कभी, देखिए तो वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ये क्या है, अवक्षेपण ही है, प्रेसिपिटेशन है, नहीं नीचे बैठ गई। इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ दूसरी मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उस जो हिस्सा था वो कहाँ बैठ गया, नीचे बैठ गया। अब अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें, परिभाषा के रूप में बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं किसी भी विलेन में कोई अन्य पदार्थ मिलाएं, ये तो है, ऐसे तो बैठ नहीं जाएगा नीचे, कि बैठ जाएगा। कोई ये विलेन है मान लो ए नाम का, जब हम इसमें कोई अन्य पदार्थ बी मिलाएंगे तभी तो अवक्षेपण हो सकता है, अकेला तो अवक्षेपण होगा नहीं। पानी है, पानी में कभी अवक्षेपण होगा, नहीं होगा। जब पानी में कोई गंदगी घुली होगी, जैसे मान लीजिए कहीं कहते नहीं बालू आ रही है, कहीं वासर कट रही है उसकी, तो थोड़ी देर रख देंगे तो कहाँ बैठती, नीचे बैठती। खाली पानी आप शुद्धतम ले आइए, अशुद्ध जल, और एक दिन क्या 10 दिन रखे रहो, नीचे बैठेगा ही नहीं कुछ। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये घटनाएं होती हैं ये किसी अन्य पदार्थ को मिलाने पर होती हैं। ठीक है, तो हम करते क्या, जैसे लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब तरह लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसमें एक कंपाउंड लिया, उसमें कोई दूसरा कंपाउंड मिला दिया।
अब वो अवक्षेप कहाँ बैठ गया? नीचे तली में बैठ गया, काला काला या गाढ़ा किसी रंग का। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। अब ये तो एक समझ हो गई कि स्कंदन क्या है। अब हम परिभाषा पे बात करते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब कोई कोलाइडी विलेन लिया हमने, ठीक है, कोई भी कोलाइडी विलेन लिया। अब आपको पहले भी बता चुके हैं कोलाइडी विलेन कैसे पार्टिकल्स होते हैं? चार्ज्ड। चार्ज का मतलब है आवेश युक्त होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कोलाइडी विलेन में क्या होता है? आवेश होता है। अब अगर ये विलेन हमने लिया और ये कैसा है? आवेश युक्त है, तो अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य मिला दें, वैद्युत अपघट्य मतलब समझते हैं? जैसे NaCl, नमक तोड़ोगे तो क्या होगा? Na+ और Cl-। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में घुल सके, और अगर हम पानी में उसको घोल दें फिर उसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो उसमें करंट फ्लो कर सके, करंट उसमें प्रवाहित हो सके, बह सके, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वैद्युत अपघट्य। जैसे इसमें जो बैटरी में पड़ा होता है, ये भी क्या होता है? एक वैद्युत अपघट्य ही होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक फेमस इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम ब्राइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। 10% NaCl, 10% NaCl का विलेन क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। 10 ग्राम NaCl ले लो, 1 लीटर पानी में घोल दो, तो विलेन जो बनेगा क्या कहलाएगा? ब्राइन कहलाएगा। समझ रहे हैं? ये क्या है? नमक है ना, पानी के साथ घुला है, काहे में टूट गया होगा? Na+ और Cl- में टूट गया होगा। अब आयन है, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी। अब अगर हम वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराएंगे तो तुरंत प्रवाहित होगी, क्योंकि भैया आवेश है इसमें, और आवेश ही तो चाहिए होता है करंट को फ्लो करने के लिए। भैया ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरह ही तो व्यवहार करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेंगे तो जैसे ही हम करंट देंगे, करंट में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश, या कहते हैं आप आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? धारा बोलते हैं। तो धारा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए, अब इलेक्ट्रॉन इसको लेके भागेंगे, ये माइनस वाला है तो इसको अलग लेके भागेंगे, इसको अलग लेके भागेंगे, नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? इस विलेन में भी क्या हो गई? वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो जिस विलेन में कोई पदार्थ है उसके जलीय विलेन में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकें तो उस विलेन को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो हमने क्या किया? ये आपका आवेश युक्त विलेन था, इसमें कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया, तो अगर माइनस वाला आवेश युक्त है तो यहाँ पर प्लस वाला आएगा, और प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन हो जाएंगे तो चलने लायक तो बचे नहीं, कि बचे कहाँ? कहीं नीचे तली में ही तो बैठेंगे। तो जब तली में बैठेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि तली में ये इकट्ठा हो जाएंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जब किसी कोलाइडी विलेन में कोई वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी विलेन के धनावेशित कण या कोलाइडी विलेन के ऋणावेशित कण वैद्युत अपघट्य के कणों के द्वारा क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं और जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं, जो कहाँ बैठ जाता है? तली में बैठ जाता है। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? स्कंदन या अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन या फिर कोगुलेशन। क्लियर समझ पाए? अवक्षेपण, स्कंदन, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन। किसी एक पदार्थ में क्या मिलाएं? कोई दूसरा पदार्थ मिलाएं तो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लें और कहाँ जमने लगें? तली पर बैठने लगें। इस घटना को हम क्या कह देंगे? स्कंदन कह देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्लियर याद हो गई कि नहीं? कन्फर्म कि किसी में हमने कुछ मिलाया है और कण जुड़कर बड़ा अणु बना गए और कहाँ बैठ गए? तली में बैठ गए, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? स्कंदन। तो लिख लीजिए ज़रा परिभाषा, देखिए। कोलाइडी कण आवेश युक्त होते हैं, कोलाइडी कण आवेश युक्त होते हैं, कोलाइडी कण आवेश युक्त होते हैं। अतः जब कोलाइडी विलेन में
किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है, किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो वैद्युत अपघट्य के आयनों के द्वारा कोलाइडी विलयन के कण उदासीन होकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। इस प्रकार उस अणु के तली में बैठने या जमने की क्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल भी कुछ ऐसे हैं जो आप बहुत बार जानते होंगे, बहुत बार देखे होंगे आपने। देखिए, एक एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दाढ़ी वाड़ी बनवाते होंगे या बनाते होंगे, नहीं? हम बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके भी आई ही नहीं ढंग से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मान लीजिए दाढ़ी बनवाते हैं या बनाते हैं, आपने देखा होगा, पता चला दाढ़ी वाला मतलब नाई बना रहा है दाढ़ी और हल्का सा कट लग जाए, ज़्यादा नहीं तो अल्लाह गर्दन ही उतार दे, ठीक है, बहुत हल्का सा मान लीजिए छिल जाए, कट लग जाए, तो क्या करता है वो? हाँ, फिटकरी लेता है और रगड़ देता है। ये तो करता है पर पूरे भर में, और थोड़ी देर लगती बहुत तेज़ है एकदम से, और उसके बाद क्या है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो फिटकरी क्या करती है? रक्त के कणों को स्कंदित कर देती है। अभी हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब अगर कहीं ब्लड निकलने लगे तो हम क्या करते हैं, फिटकरी लगा देते हैं, जिससे ब्लड बंद हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ब्लड कहाँ से निकल रहा है, किस तरह का है। पता चला हाथ कटा पड़ा है बीच से और ब्लड बहुत तेज, ठीक है, बह रहा है, डॉक्टर को ले जाने में फिटकरी लिए पड़े इतनी बड़ी और रगड़ रहे हैं, क्या वहाँ पे स्कंदन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भैया ब्लड का फ्लो इतना ज़्यादा है कि फिटकरी के कण रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो जमेंगे क्या वो? अब थोड़ा सा कट गए हो, अब वहाँ पे थोड़ी देर फिटकरी दबा दी या रोके हैं तो वहाँ पर स्कंदन हो जाएगा। प्रोसेस क्या है पूरा देखिए, हम बता रहे हैं आपको। जो ब्लड है आपका, हीमोग्लोबिन या जो रक्त है आपका, वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। कैसा है? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। जो आपका खून है वो क्या है? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। जब हम फिटकरी मिलाते हैं, फिटकरी का सूत्र पता है? इस तरह का कोई एक सूत्र होता है? नहीं। अब ये समझते हैं कि यही फिटकरी का सूत्र है। कोई फिटकरी का सूत्र पूछे तो खट से यही निकल कर आता है, ठीक होता है। ये साधारण फिटकरी का सूत्र नहीं है, ये एक स्पेशल कैटेगरी की फिटकरी जिसको हम पोटास एलम बोलते हैं, ठीक है। ये पोटास फिटकरी का सूत्र है। वरना आप देखें तो M2SO4, ठीक है, M2-SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O,
साधारण फिटकरी का सूत्र ये है, जहाँ पर M एक धातु है जिसकी संयोजकता कितनी है, एक। M एक संयोजी धातु है, ठीक। M डैश त्रिसंयोजी धातु है। अब देखिए K2, K पोटेशियम है, कितना होता है 19, 2,8,8,1 एक संयोजी हो गया। एल्यूमिनियम कितना होता है 13, ठीक है, 2,8,3 त्रिसंयोजी हुआ। ये तो जान जाओगे ना कि कैसे कितनी संयोजी है, ये भी नहीं जान पाओगे। जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करा जाएगा अष्टक पूर्ण करने के लिए उतनी संयोजकता। इसमें देखिए अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हटा दें, एक संयोजी हो गया। इसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, क्या हो गया त्रिसंयोजी हो गया। ऑक्सीजन 8 होता है, 2,6, 8 पूर्ण करने के लिए 2 लाने पड़ेंगे, तो संयोजी कितना हुआ 2 ही तो हुआ, संयोजकता तो इसकी 2 ही है। वो आपको उस दिन भी बताया था कि वो ऑक्सीकरण में चला जाता है, कि माइनस है कि प्लस है, वो ऑक्सीकरण संख्या होती है। -2 लिखा है, +2 लिखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या -2 हो चाहे +2 हो, दोनों की संयोजकता कितनी 2, ठीक है। तो संयोजकता एक साधारण सा नंबर है और ऑक्सीकरण संख्या चिन्ह सहित उसका नंबर है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी है, क्रोमियम ले लोगे क्रोम एलम हो जाती है, आयरन एलम होती है। तो ये सिंपल सा, ये यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये फिटकरी है। जो आप मानते हैं वो ये मानते हैं, बस आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि केवल यही फिटकरी नहीं है कि आप नहीं बहस किए बैठे हो, लड़े बैठे हो, अरे फिटकरी यही है, इसके अलावा क्या हो सकती है। तो फिटकरी है, ये एक स्पेशल तरह की फिटकरी है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्रोम एलम भी होते हैं, अलग अलग एलम भी होते हैं। तो ये मान लीजिए ये है। अब यहाँ से जब हमने देखा तो इसमें ये भी पॉजिटिव वाला है, Al भी कैसा है पॉजिटिव का है। अब ये कैसा है, तो ये एल्युमिनियम के कण जाते हैं इसके पास और इसको क्या करने लगते हैं, उदासीन करने लगते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हुआ हल्का सा। अब हमने क्या किया, फिटकरी लगा दी उस पर, ठीक है। अब एल्युमिनियम के कण कैसे हैं, माइनस वाले, ब्लड के कण कैसे हैं, प्लस वाले। अब ये क्या होंगे, स्कंदित होंगे, मतलब एक बड़ा अणु बनाएंगे। अब अगर बड़ा अणु बनाएंगे तो यहाँ पे जहाँ पर छिद्र था वहाँ पर जम जाएगा, जमेगा नहीं जमेगा। अब यहाँ पर जम जाएगा तो ब्लड का निकलना थोड़ी देर में रुक जाएगा, अगर रुकने लायक है तो। अब ये नहीं है उंगली कट गई है बीच से, बिल्कुल धार के साथ निकल रहा है, वहाँ फिटकरी पकड़े हैं। जब धार निकलेगी तो फिर चला जाएगा, जैसे पानी होता है, मेड़ बांधिए, कहीं हल्का सा रिसाव हो रहा होगा, ठीक है, 1-2 फरुआ डालोगे सही हो जाएगा। अपना नहर चल रही है, सोचने नहीं फावड़े से बांधने जाके क्या बांध पाओगे, चाहे जितना तेज़ फावड़ा चला लेते हो आप, नहर तो नहीं बांध पाओगे। तो वही हाल है कि बाहर फ्लो ना निकल रहा हो बहुत तेज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अब सोच रहे हो अच्छा हमारे में तो नहीं जमेगा थक्का, जमता ही नहीं है, तो वो फिर अलग चीज़ होगी, वो अलग साइंस है पूरी। हो सकता है विटामिन के की कमी रही हो आपके शरीर में। अगर जिसके शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमता है, इसका मतलब है उसके अंदर विटामिन के की कमी है। अगर थक्का जम जा रहा है, देखा होगा आपने, बहुत लोग होते हैं ज़रा सा कटे, थोड़ी देर बाद परेशान हुआ ब्लड, थोड़ी देर निकला, कुछ ना किया, थोड़ी देर बाद अपने आप रुक गया। बहुत लोग होते हैं ज़रा सा कटे हैं, मार उस पर दबाए जा रहे हैं, कहीं बीड़ी कागज़ लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं मिट्टी डाल रहे हैं बाहर, कहीं फिटकरी लगा रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहा है, जबकि कटा बहुत ज़रा सा है। इसका मतलब है उनके अंदर विटामिन के की कमी है। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो ब्लड का थक्का जमाने में यूज होता है। अगर विटामिन के आप में पर्याप्त है तो ठीक है, विटामिन के पता चला है ही नहीं, फिटकरी दाबे जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं स्कंदन हो नहीं रहा है, तो बता ही ना है रुक जाएगा, अब ये रुका नहीं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो नहीं। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि ब्लड के पार्टिकल्स कैसे हैं, माइनस वाले, इसके पार्टिकल कैसे हैं, प्लस वाले, ये दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो मुहाने पर जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहाँ पर कुछ हल्का सा बड़ा सा पार्टिकल जमा देंगे, जिस वजह से ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा। आपने देखा भी होगा ब्लड कहीं निकल रहा होता है, फिर उसके बाद जब जमता है तो थोड़ी जेली जैसा बनता है कुछ,
जेली जैसा नहीं, मार मुलायम मुलायम, उठाओ छीलो दबेगा, मतलब फिर ब्लड निकलने लगा छीलने के चक्कर में। लेकिन वो कैसा होता है, जेली जैसा। वो अवस्था होती है प्लाज्मा की, एक धातु होती है, धातु अवस्था मानी जाती है इसकी प्लाज्मा, वो यही होती है। समझ रहे, मुख्यतः अवस्थाएं कितनी कही जाती हैं, 3, ठोस द्रव और गैस। 2 और इसकी अवस्थाएं होती हैं, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जैसे कीचड़ नहीं, जो बह भी सकता है ठोस अवस्था में भी। एक और चीज़ होती है, थूक दीजिए कसके खखार वाला, नाक जैसा नहीं जो होता है, वो भी क्या है, प्लाज्मा का है एग्जाम्पल, कि वो क्या है, लिक्विड सा भी है, बह भी रहा है, रुका भी है एक जगह। पानी जैसा हाल नहीं है कि सरक जाएगा कहीं, बह भी रहा है, ज़रा सा खींचिए उसको, करना नहीं है, लेकिन तब भी आप देखते हैं कि क्या करेगा, बढ़ेगा। तो वो जो अवस्था है वो काहे की है, प्लाज्मा की अवस्था है। कीचड़ ये भी क्या है, एक प्लाज्मा की अवस्था है। ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ ये, कि अगर हम क्या कर देंगे, रक्त में फिटकरी मिलाते हैं तो क्यों जम जाता, खून बंद हो जाता है, माइनस प्लस के कारण स्कंदन हो जाता है, और थोड़ा सा बड़ा कण बन जाता है, जो जहाँ से निकल रहा होता है ब्लड वहाँ पर जम जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड का रुकना बहना बंद हो जाता है। एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से, देखिए, रक्त एक ऋणावेशित कोलाइडी विलेन होता है। रक्त एक ऋणावेशित कोलाइडी विलेन होता है। इसमें फिटकरी मिला देने पर एल्यूमिनियम के धनावेशित आयन के कारण, एल्यूमिनियम के, चाहे Al लिख लो खाली, एल्यूमिनियम के धनावेशित आयनों के कारण रक्त के कोलाइडी विलयन, रक्त के कोलाइडी कण उदासीन या स्कंदित, कुछ भी लिख लीजिए, चाहे दोनों लिख लो, उदासीन या स्कंदित होकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं, जो रक्त के बहाव को रोक देता है। जो रक्त के बहाव को रोक देता है। अतः चोट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकने के लिए फिटकरी लगा दी जाती है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए फिटकरी लगा दी जाती है। अगला है हार्डी सुलजे का नियम। ठीक है, सही से लिखिएगा, पता सूजे लिख लो। ठीक है, हार्डी सूजे का नियम, सूजे नहीं, अल्लाह है बीच में। ठीक है, हार्डी सुलजे का नियम। हार्डी अलग वैज्ञानिक थे, सुलजे अलग थे। हाँ, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम दिया था एक। हार्डी सुलजे का नियम। अब देखो, नियम कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी भरा है, मतलब नियम है ही नहीं है, बिना मतलब। अब ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने बिना मतलब हमको परेशान किया है कि नहीं हम दे जाएंगे नियम, तुम याद करो बैठ के। अब सोच रहे होंगे कहीं तो नाम आना नहीं है, एक जगह मुश्किल से कुछ बता पाए हैं, उसको भी हम ना नियम में करें तो हमको नाम लेगा कौन हमारा ज़िंदगी में? कोई नहीं लेगा। अब से न्यूटन है, हर जगह आए हैं, एक जगह नहीं लोगे दूसरी जगह लेना पड़ेगा। अब ये सब बेचारे हैं एक जगह आए हैं कहीं। इसी तरह से एक केमिस्ट्री में इसी में और मिलेंगे मार्कोनी, बहुत कम,
एक दो जगह आए हैं, मार्कोनी काफ होते हैं, ये नहीं मार्कोनी, ठीक है, मतलब ठीक है, कोहनी मार रहे हैं किसी के, मार्कोनी नहीं, और माइक्रोनी भी नहीं, पहला माइक्रोनी लिखे पड़े हैं, ठीक है, मार्कोनी काफ, उनका भी नियम इसी तरह बेवकूफ़ीपूर्ण है। अब इनमें देखिए कोई नियम है ही नहीं यार, सीधी सी बात है। अभी ये देखो, देख लो इधर पहले, मान लो एक जगह के प्लस, अरे शांत हो जाओ भाई, के प्लस है, दूसरा सी ए प्लस प्लस है, और तीसरा ए एल प्लस 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 है। अंतर दिख रहा तीनों में? एक आवेश है, दो आवेश हैं, तीन आवेश है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ जुड़ेंगे तो इसके पास एक ही आवेश है, थोड़ा धीरे कार्य करेगा कि जल्दी जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा ना। इसके पास ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी जोड़ देगा या रोक देगा उस चीज़ को, ये और जल्दी। अब इन्होंने यही नियम दिया कि जिसके पास आवेश जितना ज़्यादा होता है या जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। यार क्या नियम है बेवकूफ़ी भरा, ठीक है। कह रहे हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा अमीर है। किसको नहीं पता है यार, किसको नहीं पता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा अमीर होगा, समझ रहे हैं। जिस गाड़ी में ज़्यादा तेज़ ब्रेक लग रहा है वो जल्दी रुकेगी, किसको नहीं पता है। हम ये बताएं नहीं, हम सिद्धांत दे रहे हैं अपना, ये गाड़ी है इसमें बहुत तेज़ ब्रेक हैं, लगाओगे तो जल्दी रुकेगी इससे, ठीक है, अपने नाम से दे दिया पंकज नियम, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सी चीज़ है यार, जिसके पास जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, हम कहते हैं नहीं, एक हम हैं, एक खली बुला लिए गए पड़ोस में, और पड़ोस में पता चला एक हाथी खड़ा है। अब कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकत हाथी की है, हाथी इसको जल्दी खींच लाएगा, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम इसको बहुत धीरे खींचेंगे, एक छोटा सा बच्चा है वो खींच ही नहीं पाएगा। यार ये भी कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ है? ये तो जाहिर सी बात है, पता है कि बच्चा है छोटा सा, उससे भी कह दो ये सीट ही खींच दे जिस पे आप बैठे हो, खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। हम हैं, सीट खींच देंगे। खली खड़े हैं पड़ोस में, हो सकता है 6-7 सीटें एक साथ खींच दे, नहीं। हाथी खड़ा है, सब सीटें बांध दो, सही तुम भी बैठ जाओ, ठीक है, हो सकता है तुमको भी खींच ले जाए साथ में। तो यार ये तो जाहिर सी बात है, जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत है वो काम उतना ज़्यादा करेगा, खींचेगा उतना। इन्होंने यही चीज़ बताई है कि जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ज़्यादा। कोई नियम है क्या? नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ज़्यादा। मतलब ये ज़्यादा स्कंदित नहीं करेगा, ये ज़्यादा स्कंदित करेगा और जल्दी स्कंदित करेगा। तो जाहिर सी बात है यार, जिसके पास ताकत ज़्यादा है वो जल्दी ही रोक लेगा, ठीक है। बस ये नियम है, याद हुआ नहीं हुआ? जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ज़्यादा। ये हार्डी सुलजे का नियम है, ठीक है, फर्जी में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए कि इस नियमानुसार जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इस नियम को हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। इस नियम को हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। अब है धनायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम, मतलब किस धनायन की ज़्यादा किस धनायन की कम। तो यार सीधी सी बात है, के प्लस है कम होगी, सी ए प्लस प्लस है ज़्यादा होगी, निशान लगा है ज़्यादा का। ए एल प्लस प्लस है तो और ज़्यादा होगी, होगी नहीं होगी?
लिख लीजिए, ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम, ठीक है। ऐसे Cl माइनस है, एक है कम होगी, SO4 माइनस माइनस 2 होते हैं, ठीक है, माइनस ज़्यादा होगी, PO4 या PO3 PO4 माइनस माइनस ज़्यादा होगी, FeCN6 4 माइनस, इसकी और ज़्यादा होगी, होगी नहीं होगी। देखिए आवेश इसके पास कम है तो कम, ज़्यादा है आवेश तो स्कंदन शक्ति ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आवेश है 4 है माइनस के तो स्कंदन शक्ति और ज़्यादा। धनायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम K+, ठीक है, कम है किससे, Ca++ से, Ca++ कम है किससे, Al++ से, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसमें FeCN6 4 माइनस सबसे ज़्यादा, उससे कम PO4 माइनस माइनस माइनस, उससे कम SO4 माइनस माइनस, उससे कम Cl माइनस, ठीक है। क्लोराइड, Cl का मतलब क्लोरीन जो होती है, अच्छा ये Cn का मतलब साइनाइड होता है। चलिए इसको याद दिला दीजिएगा किसी दिन, ये आपका क्या है इसको हम बता देंगे, ये हालांकि आएगा अभी, उपसा संयोजी रसायन आएगी, पूरा आपका चैप्टर मिलेगा फर्स्ट पेपर में, उसमें इसी तरह के आपको यौगिक पढ़ने होंगे, K4FeCN6, K3FeCN6, COCN6, इस तरह के बहुत से कंपाउंड होंगे, वो उपसा संयोजी का है। आज इतना टाइम नहीं होना, भी आज ही बता देते। तो ये आपका क्या है, FeCN6 का है। इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हार्डी सुलझे, ठीक है कुछ नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और हमने शायद आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। इसमें पूछना मत कि इसमें क्या पढ़े हैं, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, बाकी सब भले पूरे चैप्टर छोड़ दो, इसमें हर एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए